हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल जो है इसकी अवधि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको वैदिक काल के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि वैदिक काल को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो था ऋग्वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया था और अब ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएंगे। अगर आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में जानना है तो आप मेरा इसके पहले वाला वीडियो यानी वैदिक काल का पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने ऋग्वैदिक काल के बारे में पूरी डिटेल में बताया है। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ऋग्वेद के 8 से लेकर 10 तक के मंडल हैं, इसके अलावा ऋग्वेद का जो अथर्ववेद वेद में जो अथर्ववेद, इसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद है, इनमें उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल जो है इसमें बहुत सारे राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले हैं। तो अब हम इन परिवर्तनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट जो है कि ये मैंने इसमें बताया कि ऋग्वेद का जो 8 से लेकर 10 तक का मंडल है उसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया है, लेकिन ऋग्वेद के जो 2 से लेकर 7 तक के मंडल हैं जिन्हें कुल मंडल भी कहते हैं, उनमें ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया गया है। तो ऋग्वेद के टोटल कितने मंडल बताए थे? मैंने टोटल 10 मंडल बताए थे, जिनमें 2 से 7 तक के बारे में ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया है। उसके बाद 8 से लेकर 10 में उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया गया है। अब सबसे पहले हम लोग उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर हम लोग कृषि के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में कृषि को अधिक महत्व दिया जाने लगा था, जबकि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व जो है वो पशुपालन को दिया जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पशुपालन की तुलना में कृषि को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। इसके अलावा यजुर्वेद में भी यह बताया गया है कि कृषि में इस काल में लोहे का भी प्रयोग होने लगा था और इनका प्रमुख क्षेत्र जो है वो गंगा यमुना दोआब वाला जो क्षेत्र है उसे इनका प्रमुख क्षेत्र बताया गया है। इससे हम ये कह सकते हैं कि लोहे की जो सबसे पहले प्राप्ति जहाँ पे हुई थी वो क्षेत्र है गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र, और यहीं से फिर हमें लोहे के भी प्रमाण मिलने लगते हैं और कृषि में भी लोहे के प्रयोग होने के प्रमाण मिलने लगते हैं। अब जो उत्तर वैदिक काल के जो लोग हैं उन्हें लोहे का ज्ञान हो गया था, इसके साथ साथ उन्हें आग का ज्ञान तो हो ही चुका था। आग का ज्ञान सबसे पहले किसे हुआ था? वो हुआ था होमो इरेक्टस नाम के जो आदि मानव थे, उन्हें सबसे पहले आग का ज्ञान हुआ था। तो जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे उन्होंने लोहे के ज्ञान और आग के सहयोग से अब वो लोग बहुत अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने लगे थे। उन्हें बहुत कृषि योग्य भूमि बनाने में आसानी होने लगी थी। जो लोहा है उसका पहले प्रयोग युद्ध में किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे कृषि में भी इसका प्रयोग होने लगा था। अभी मैंने आपको बताया कि इस काल में पशुपालन की तुलना में कृषि का महत्व अधिक हो गया था। पशुपालन किया तो जाता था, लेकिन जैसा ऋग्वैदिक काल में किया जाता था या जितना ऋग्वैदिक काल में इसका महत्व था उतना महत्व इस काल में नहीं था, और उन्हीं पशुओं का पशुपालन किया जाता था जिनके बारे में मैंने ऋग्वैदिक काल में बताया था। अब अगर हम व्यापार के बारे में बात करें तो इस काल में कुछ नए शिल्पों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मतलब जितने ऋग्वैदिक काल में जो शिल्पकार या जो व्यापारी थे उनका तो हमें वर्णन मिलता ही है, उसके अलावा कुछ और नए शिल्पकार भी थे जिनके बारे में हमें इस काल में जानकारी मिलती है। तो उनमें कौन कौन से थे? एक तो रंग साजी, मतलब जितने भी जो रंग करते थे, मतलब
बर्तनों पर रंग करना या फिर कपड़ों पर रंग करना या किसी भी चीज़ पे जो रंगाई करने का काम होता था उसके बारे में भी हमें जानकारी इस काल में मिलने लगती है। इसके अलावा इस काल में पेंटेड ग्रे वेयर नाम के जो बर्तन होते थे उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलने लगती है। लेकिन इस काल में भी हमें व्यापार के सीमित ही उल्लेख मिलते हैं, मतलब इस काल में भी बहुत ही कम व्यापार होता था, हमें अधिक व्यापार के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अब हम लोग अगर आवागमन के बारे में बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आवागमन के भी साधन उपलब्ध हो गए थे, जिनमें जो है बैलगाड़ी यातायात का सबसे लोकप्रिय साधन माना जाता था। बैलगाड़ी के अलावा हाथी, घोड़े, रथ, इसके अलावा नाव जो होती थी इसका भी उपयोग लोग आवागमन में करने लगे थे। मतलब इन सब का उपयोग करके लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। रथों का जो उपयोग है वो केवल उच्च वर्ग के लोग ही करते थे, वो भी युद्धों में। मतलब निम्न वर्ग के जो लोग थे उन्हें रथों पर जाने की अनुमति नहीं होती थी, केवल उच्च वर्ग के लोग ही रथों पर यात्रा करते थे। अब हम लोग अगर विनिमय या आदान प्रदान के बारे में बात करें तो इस समय भी हमें सिक्कों के प्रमाण तो नहीं मिलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी इस समय भी, जैसा कि ऋग वैदिक काल में भी थी, तो उत्तर वैदिक काल में भी हमें सिक्कों के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण का उदय होना शुरू हो गया था। पहला नगरीकरण किसे माना जाता है तो वो मैंने बताया था आपको हड़प्पा वाले टॉपिक में कि हड़प्पा का जो नगरीकरण है उसे प्रथम नगरीकरण माना जाता है। लेकिन वैदिक काल में भी नगरीकरण का उदय होने लगा था, जिसे हम बाद में द्वितीय नगरीकरण कहेंगे, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में राजनीति के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो अब किसी जनपद पर शासन होने लगा था। ऋग्वैदिक काल में मैंने क्या बताया था कि सिर्फ एक कबीले पे शासन करते थे, लेकिन अब वो कबीले एक साथ मिलकर उनका एक जनपद बनाया गया था और अब उस जनपद पर शासन होने लगा था। अब कबीले के जो लोग हैं वो एक साथ रहते थे और एक शक्तिशाली कबीला बन जाता था, उस पर हमें शासन का उल्लेख मिलता है, जिनमें प्रमुख जनपद थे जैसे कि कुरु जनपद और पांचाल जनपद, जिसके बारे में आपने महाभारत में भी सुना होगा। तो जो महाभारत के कुरु और पांचाल जो जनपद थे उनके बारे में भी हमें जानकारी उत्तर वैदिक काल में ही मिलती है। मतलब जो महाभारत जो हुई थी वो भी उत्तर वैदिक काल के ही समय हुई थी। लेकिन अब हम इसमें राजा के बारे में बात करें अगर, तो उत्तर वैदिक काल में राजा की जो शक्तियाँ थीं उनमें वृद्धि हो गई थी। इसके अलावा जो राजा को सहयोग देने वाले अधिकारी थे उनकी भी संख्या बढ़ गई थी। जैसे कि कौन कौन से अधिकारी बढ़े थे, उनमें से एक प्रमुख था उपहारों को संग्रह करने वाला अधिकारी, जिसे संग्रहिती अधिकारी कहते थे। मतलब पहले ऋग वैदिक काल में राजा को उपहार जो लोग देते थे, सामान्य जनता जो उपहार देती थी वो डायरेक्टली राजा को देती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया जो सारे उपहारों को संग्रह करता था, कलेक्ट करता था और उसके बाद फिर वो ही राजा को देता था। अब लेकिन हम बात करें अगर, तो इस समय भी हमें वेतन भोगी अधिकारी या फिर वेतन भोगी सेना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा अभी भी यहाँ पे नियमित प्रशासन और न्याय व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में भी होता था। और लेकिन अगर हम इस काल में बात करें तो जो सभा और समिति थी, जिनका हमें ऋग्वैदिक काल में वर्णन मिलता है कि उस समय सभा और समिति की अहम भूमिका होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सभा और समिति जैसी जो संस्थाएं थीं उनका महत्व अब कम हो गया था और इसके अलावा उनमें महिलाओं की भागीदारी भी कम हो गई थी।
ऋग्वैदिक काल में जितनी भी सभा समितियां, जितने भी सार्वजनिक स्थानों पर कितनी कोई भी सभा या कुछ भी होता था, वहाँ पे महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाता था, उनकी बराबरी की भागीदारी होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न होती जा रही थी और अब उन्हें उतनी भागीदारी भी नहीं दी जाती थी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में युद्धों की तो जानकारी हमें मिलती है, जैसा कि हमने ऋग्वैदिक काल में भी बात की थी। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल के समाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले ऋग्वैदिक काल की तुलना में। तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो हुआ था वो था वर्ण व्यवस्था का। उत्तर वैदिक काल में 4 तरीके के वर्णों का जन्म हो गया था, जिनमें थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें जो ब्राह्मण होते थे उन्हें सबसे उच्च स्थान प्राप्त था और शूद्रों को सबसे निम्न स्थान प्राप्त था। ब्राह्मण जो होते थे उनका प्रमुख कार्य जो होता था वो पूजा पाठ और अध्यापन करना होता था। इसके अलावा जो क्षत्रिय होते थे उनका कार्य युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, ये उनका प्रमुख कार्य होता था। वैश्य जो होते थे उनका कार्य उत्पादन करना, मतलब जितने भी कृषि या फसलों का जो उत्पादन होता था वो कार्य वैश्य करते थे। इसके अलावा व्यापार का कार्य भी वैश्य ही करते थे। और जो शूद्र थे जिनकी स्थिति सबसे खराब थी, वो इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य करते थे। अगर हम सैद्धांतिक तौर पर बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित नहीं थी, मतलब उस समय भी थी तो, लेकिन जो उस समय जो थी वो कार्य के आधार पर थी, मतलब जो भी जो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसे उस वर्ण का माना जाता था, वो जन्म से संबंधित नहीं होती थी। लेकिन बाद में यह जन्म आधारित हो गई, मतलब अब जो जिस वर्ण में जिसका जन्म हुआ है, चाहे उसके अंदर कितनी भी क्वालिटीज़ हो, लेकिन उसे उसी वर्ण का माना जाता था। और इसलिए ये जो वर्ण थे इन्होंने सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा दिया, जिससे छुआछूत को भी बढ़ावा मिला। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो पहले 3 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये एक साथ द्विज कहलाते थे, जिसका मतलब होता था पुनः जन्म लेना, मतलब ये लोग पुनः जन्म ले सकते थे। जबकि जो शूद्र थे जिन्हें सबसे निम्न माना जाता था, उनको ऐसा ये लोग मानते थे कि उन्हें पुनर्जन्म लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा हमें जो ये 3 वर्ण हैं इन्हें ही उपनयन संस्कार का अधिकार भी था, मतलब शूद्र जो होते थे उन्हें उपनयन संस्कार का भी अधिकार नहीं था। इसके अलावा महिलाओं को भी उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। अब हम लोग गृहस्थी के बारे में बात करें तो जैसा कि ऋग्वैदिक काल में भी पुरुष प्रधान समाज ही था और उत्तर वैदिक काल में भी पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन अब जो घर का मुखिया है वो गृहपति के नाम से जाना जाने लगा था, मतलब वो ही घर का पति है, यानी घर का सब कुछ करता धरता उसको पुरुष को ही माना जाता था, जिसका प्रमुख कार्य जो होता था वो यज्ञ करवाना, यजमान बनना, मतलब पूजा पाठ में जो यजमान की तरह बैठते थे, मतलब जो लोग पूजा पाठ करते थे उन्हें ही यजमान कहते थे, और जो पूजा पाठ करवाते थे उन्हें पुरोहित या ब्राह्मण कहते थे। इसके अलावा गृहपति का कार्य दान दक्षिणा देना भी होता था। इसके अलावा परिवार की संपूर्ण गृहस्थी पर उसका नियंत्रण होता था। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखना ये भी उसका ही कार्य होता था। इसके अलावा गृहपति को यजमान करने के लिए विवाह करना आवश्यक था, बिना विवाह किए वो यजमान नहीं बन सकता था, मतलब वो यज्ञों में नहीं बैठ सकता था, यानी कि उसका यज्ञ में बैठने के लिए उसके साथ उसकी पत्नी का होना अनिवार्य था, मतलब विवाह होना आवश्यक था।
इसके अलावा अगर हम स्त्रियों के बारे में बात करें तो स्त्रियां जो यज्ञ वगैरह होते थे उनमें अकेली नहीं बैठ सकती थी, वो अपने पति के साथ ही यज्ञ में बैठ सकती थी। इसके अलावा स्त्रियों को वेद पुराण पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, मतलब वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी, उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसलिए स्त्रियों की तुलना शूद्रों से की जाने लगी थी, क्योंकि शूद्रों को भी वेद पुराण पढ़ने या सुनने का अधिकार नहीं था और शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था, और स्त्रियों को भी नहीं था। इसके अलावा जो शूद्र होते थे उनका भी उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था और स्त्रियों का भी नहीं किया जाता था। इसलिए इस समय स्त्रियों की जो स्थिति है वो शूद्रों की तरह ही हो गई थी। इसके अलावा ये जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें बताया गया है कि एक अच्छी स्त्री वह है जो अपने पति को संतुष्ट करे, पुत्रों को उत्पन्न करे तथा पति को पलटकर जवाब ना दे। मतलब जो बाद में जो स्त्रियों के बारे में जैसी मान्यता प्रचलित हुई वो उसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल से ही हुई थी। जबकि हमने ऋग्वैदिक काल में क्या बात की थी कि ऋग्वैदिक काल जो है वो उसे स्त्रियों के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुष के समान ही माना जाता था, उन्हें उनके समान ही अधिकार प्राप्त थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल से स्त्रियों की दशा जो है वो बहुत ही निम्न स्तर की होती जा रही थी, उन्हें अब से पुरुष के अधीन माना जाने लगा था। इसके अलावा जब पुत्रियों का जन्म होता था तो उसे अपशगुन माना जाता था तथा पुत्र के जन्म को वो लोग अपने उद्धारक के रूप में मानते थे। इसके अलावा महिलाएं जो होती थी वो घर के कार्य तो करती ही थी, उसके अलावा कुछ और कार्य भी उन्हें करने का अधिकार था, जैसे कि पशुओं को चराना, दूध दोहना, पानी लाना, बुआई करना, कपड़ों को रंगना इत्यादि जैसे कार्य जो थे वो स्त्रियां करती थीं। इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जो कैसे भी करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी, उनमें से प्रमुख थी गार्गी और मैत्रेयी, इनका हमें वर्णन मिलता है। अब हम लोग अगर खान पान के बारे में बात करें तो उस समय जो एक घी मिश्रित चावल या जौ से बना एक पदार्थ होता था जिसे अपूप कहते थे, इसका वो लोग सेवन करते थे। इसके अलावा अनाज जिसमें तिल एवं अन्य जो अनाज होते थे उनको मिलाकर एक खीर बनाई जाती थी जिसे करम्ब कहते थे। इसके अलावा जौ से यवागु नामक एक दलिया बनाया जाता था, इसका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा वो लोग दूध या दूध से बनी जितनी भी वस्तुएं होती थीं, दही, मक्खन, छाछ तथा एक सुरा नाम की मदिरा जो है वो बहुत ही लोकप्रिय थी। ये यहाँ पे मदिरा है तो आप इसे सही कर लीजिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद में जो सोम रस का मैंने वर्णन किया था उसके बारे में जानकारी हमें यहाँ पे नहीं मिलती है। अब यहाँ पे सुरा नाम का जो एक लोकप्रिय जो पदार्थ था उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो नशीला पदार्थ था, यानी एक प्रकार की मदिरा या शराब जिसे हम बोल सकते हैं वो थी। इसके अलावा ये लोग मांसाहारी भोजन भी करते थे। अब अगर हम लोग मनोरंजन के बारे में बात करें तो मनोरंजन के जितने भी साधन थे वो ऋग्वैदिक काल की तरह ही थे, मतलब जुआ खेलना, रथों की दौड़ करना इत्यादि इनके मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा अगर हम नृत्य, संगीत या अभिनय जैसी कलाओं के बारे में बात करें तो ये लोग बीड़ा, बांसुरी वादन, ढोल, मृदंग इत्यादि जो थे वो इस समय लोकप्रिय माने गए हैं। इसके अलावा नृत्य या अभिनय करने वाले पात्र जो होते थे उनके बारे में, इसके अलावा बांस पर करतब दिखाने वाले की भी चर्चा हमें यहाँ पे मिलती है। अब अगर हम लोग वस्त्र के बारे में बात करें तो ये लोग ऊनी या फिर सूती वस्त्र दोनों तरीके के वस्त्र पहनते थे। इसके अलावा ये लोग चमड़े की चप्पल पहनते थे, इसके अलावा पगड़ी भी लगाते थे और एक निस्क नाम का एक हार होता था, इसे ये लोग पहनते थे। इसके अलावा ये लोग ताबीज भी पहनते थे।
अगर हम लोग शिक्षा के बारे में बात करें तो शिक्षा में जो प्रमुख विषय थे वो कौन कौन से थे? वेद, इसके अलावा इतिहास, पुराण, ब्रह्म विद्या, गणित, खगोल शास्त्र इत्यादि जो थे वो अध्ययन के प्रमुख विषय थे। किंतु जो इस समय शिक्षा थी वो उच्च वर्ग के लोगों को ही दी जाती थी, मतलब निम्न वर्ग के लोग जो थे जिनमें शूद्र प्रमुख थे उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था, मतलब उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। इसके अलावा महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अब हम लोग वैदिक काल के धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। ये उत्तर वैदिक काल के धर्म के बारे में। उत्तर वैदिक काल के धर्म के बारे में तो उत्तर वैदिक साहित्य में भी हमें इंद्र, वरुण जैसे देवता जो है उनकी तुलना में अब हमें ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि जो देवता हैं इनको अधिक महत्व दिया जाने लगा था। अर्थात इस समय भी बहुदेववादी ही समाज था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में, जैसा कि ऋग वैदिक काल में इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया था, लेकिन इस समय हमें ब्रह्मा या फिर विष्णु के बारे में भी जानकारी मिलने लगती है। इसके अलावा इस समय भी देवी पूजा की जाती थी। इसके अलावा जो वर्ण व्यवस्था थी उसका प्रभाव हमें धार्मिक गतिविधियों पर भी देखने को मिलता है। मतलब अब इन लोगों ने देवताओं को भी बांट लिया था। जैसे कि जो पूषण नाम के देवता थे उनको शूद्रों का देवता माना जाने लगा था। मतलब जो शूद्र जो लोग थे वो पूषण नाम के देवता की आराधना करते थे। इसके अलावा पूजा की जो पद्धति अभी भी ऋग वैदिक काल की तरह ही थी, लेकिन यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि पर अब अत्यधिक महत्व दिया जाने लगा था। इसके अलावा पूजा का जो उद्देश्य है वो अभी भी भौतिक सुखों की प्राप्ति करना ही होता था, जैसा कि हमने ऋग वैदिक काल में भी बात की थी। लेकिन एक उत्तर वैदिक काल में जो है वो पूजा करने वाले वर्ण के लिए ब्राह्मणों की लोकप्रियता बढ़ गई थी, जबकि ऋग वैदिक काल में हमने बात की थी जो पूजा करने वाला जो वर्ग होता था उसे पुरोहित कहते थे। मतलब वहाँ पे ऐसा था कि जो भी पूजा करता था उसे पुरोहित कहते थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में इसके लिए एक प्रमुख वर्ण को प्रमुख माना जाने लगा, जो था ब्राह्मण वर्ण। मतलब ब्राह्मण वर्ण का ही कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसे पूजा करना आता हो या फिर नहीं आता हो, लेकिन उसे ही पूजा करने का अधिकार हो गया था। इसके अलावा अंतिम संस्कार के रूप में हमें अभी भी दाह संस्कार का ही उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो मूर्ति पूजा है या जो पूजा का स्थल है इनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि उत्तर वैदिक काल में जो है वो गोत्र नामक जो प्रथा थी उसका प्रचलन शुरू हो गया था, जो हमें वर्तमान समय में भी देखने को मिल जाती है। वर्तमान समय में भी गोत्रों को बहुत प्रमुख माना जाता है। तो ये गोत्र क्या होते थे? तो एक मूल पुरुष से उत्पन्न समुदाय और उससे संबंधित ऋषियों के संदर्भ में गोत्र का उल्लेख होता है। मतलब एक जो पुरुष है उससे जितने भी समुदाय उत्पन्न हुए हैं या जितने भी इससे संबंधित जितने भी ऋषि वगैरह जो है उनका जो वर्णन मिलता है उसे हम गोत्र कहते थे। इसके अलावा हमें वहाँ पर 4 प्रकार के आश्रमों का भी उल्लेख मिलने लगा था, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो प्रमुख आश्रम है इनकी शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। इसके अलावा जीवन के जो उद्देश्यों के संदर्भ में हमें वहाँ पे 4 प्रकार के पुरुषार्थों की भी चर्चा मिलने लगी थी, जिनमें प्रमुख थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये किसी भी पुरुष के सबसे प्रमुख धर्म माने गए हैं या पुरुषार्थ जिन्हें हम बोलते हैं वो माने गए हैं। ये पुरुषों के प्रमुख कार्य थे। मतलब इन्हें सबसे पहले जो प्रमुख कार्य माना गया है उसे धर्म को माना गया है, मतलब धर्म प्राप्त करना चाहिए। उसके अलावा फिर अर्थ यानी कि जो मनी जिसे हम बोल सकते हैं वो प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद फिर काम और फिर मोक्ष की प्राप्ति की जाती है।
इसके अलावा हमें इस समय 16 प्रकार के संस्कारों की भी जानकारी मिलने लगी थी, जिनमें उपनयन संस्कार भी एक प्रमुख संस्कार माना गया है। इसके अलावा हमें यहाँ पे 8 प्रकार के विवाह का भी उल्लेख मिलने लगा था, जैसे ब्रह्म विवाह, जिसे सबसे अच्छा विवाह माना जाता था, जो अपने पूरे परिवार की सहमति से जो विवाह किया जाता था उसे हम ब्रह्म विवाह कहते थे। इसके बाद जो देव विवाह होता था, ये भी परिवार की सहमति से ही होता था, लेकिन इस विवाह में जो कन्या के जो पिता होते थे वो एक प्रतियोगिता कराते थे और उसमें जो विजयी होता था उससे ही वो अपनी कन्या का विवाह करते थे। इसके अलावा आर्ष विवाह का भी हमें उल्लेख मिलता है। इसके अलावा प्रजापत्य विवाह, इसके अलावा असुर विवाह, इसके अलावा गंधर्व विवाह, जिसे हम प्रेम विवाह भी कहते हैं, उसका भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा राक्षस विवाह, मतलब कोई राक्षस या फिर कोई भी व्यक्ति जो किसी कन्या का अपहरण करके ले गया है और फिर उसके साथ विवाह कर लेता है, तो उसे हम राक्षस विवाह कहते थे। इसके अलावा पैशाच विवाह, जिससे सबसे खराब विवाह माना गया है, उसे पैशाच विवाह कहते हैं। इसमें अगर कोई भी पुरुष जो है वो किसी स्त्री को पहले सेक्सुअली उसको असॉल्ट करके फिर उसके साथ विवाह करता है तो इसे पैशाच विवाह कहा जाता था और इसे सबसे खराब विवाह माना जाता था। तो ये 8 प्रकार के जो विवाह हैं, ये किसी न किसी रूप में हमें आज के समाज में भी देखने को मिल जाते हैं। इनकी शुरुआत भी उत्तर वैदिक काल में ही हो गई थी। तो ये था हमारा आज का पूरा वीडियो। आज हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के बारे में बात की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।